यहाँ पर अब जो हम लोग सेगमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, ये 3 पॉइंट हैं, नोट्स में रखेंगे, एडवांस के लिए है और ये स्पेशल कैलकुलेशंस हैं, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा ही होंगी इम्पॉर्टेंट एडवांस के पेपर के लिए। सबसे पहला ये नोट्स का ये पहला ही पॉइंट है कि अगर किसी ने इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट कर दी है f(x + f' ग्रेटर दैन 0, देन हमें ये प्रूव करना है f(x ग्रेटर दैन 0 फॉर एवरी x ग्रेटर दैन 0। एडवांस के पेपर में कोई सब्जेक्टिव तो आएगा नहीं, तो पहचानेंगे कैसे? इसमें बेसिकली क्या होता है, ऑप्शन हमने जाके यहाँ प्रूफ लिख दिया है, वहाँ ऑप्शन में लिखा होता है कि f(x) और साथ में x का इंटरवल क्या लिखा गया है। तो शुरुआत देखते हैं कैसे करते हैं। f(x + f' ग्रेटर दैन 0 जैसे हम लोग देखेंगे तो इसकी शुरुआत यहाँ से होगी। क्या कि हम देखेंगे f(x) के मल्टीप्लाई में कांस्टेंट नंबर क्या है। तो हमने देखा है f(x) के मल्टीप्लाई में कांस्टेंट नंबर क्या है, 1। तो इस पूरी बात को, और फंक्शन किसका चल रहा है, x का चल रहा है, तो इसलिए इस पूरे को सॉल्व करने के लिए e⁻1 × x से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मान लो यहाँ c लगा होता तो मैं cx डालता, तो यहाँ ये आ गया, और ये जो नंबर आया है इस नंबर से इस पूरे एक्सप्रेशन के मल्टीप्लाई करी जाएगी, और जैसे मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो e⁻x f(x) + e⁻x f' ग्रेटर दैन 0, क्योंकि e⁻x ऑलवेज पॉजिटिव होगा, इस वजह से इनइक्वालिटी में कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, और 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 0। जैसे ही इतना काम करोगे, ये हमेशा ध्यान से देखोगे तो ये डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन बन जाएगा। सब लोग अगर ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पर तो ये आ जाएगा। और इतना आ जाने के बाद फिर करते क्या है, यहाँ से हम लोग कि ये जो e⁻x f(x) लिखा है, इस पूरी वैल्यू को, ये फंक्शन किसका है, x का है, तो हमने कंसीडर कर लिया कि एक फंक्शन φ(x) होगा। और अब मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि d/dx φ(x) ग्रेटर दैन 0। जैसे ये फाई हम लोग को मिला, तो अब जरा ध्यान से देखेंगे कि किसी भी फंक्शन का फर्स्ट डिफरेंशिएशन अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। हम लोग इतना करने के बाद हमेशा ये पता करेंगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग। इतना पता लग जाने के बाद हम लोग हमेशा फिर ऑप्शन की हेल्प लेंगे, या जो क्वेश्चन में लिया गया है क्या हेल्प लेंगे, हम x का इंटरवल देखेंगे, हम x का इंटरवल उठाएंगे, जो भी इंटरवल दिया गया है, इस इंटरवल का इस्तेमाल करने के बाद फिर मैं इस फंक्शन को देखूंगा, ये फंक्शन फाई कैसा बताएगा, इंक्रीजिंग। तो जो अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इनपुट और आउटपुट का नेचर क्या होगा, सेम, तो इसलिए ये फंक्शन लग जाएगा, क्योंकि फाई जैसे अप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। और उसके बाद फिर यहाँ पे फाई की वैल्यू रख दी जाएगी, और फाई की वैल्यू पुट करने के बाद हम लोग हमेशा ध्यान रखेंगे ये f(0) की वैल्यू जो यहाँ बना है ये क्वेश्चन जरूर देगा। इस पूरे क्वेश्चन में हमने कोई ये जो f(0) की वैल्यू दे दी गई है वो क्या है, f(0) का वैल्यू क्या, 0। अगर इनकेस नहीं दिया गया है, कोई किसी क्वेश्चन में ऐसा बना हुआ है, तो नॉर्मल कुछ ऐसी बात कंडीशन दी होगी कि जिसकी वजह से वो सीधे निकल आए। 99% ये वैल्यू दी ही जाती है। ये वैल्यू का हम इस्तेमाल करेंगे, और जैसे हम इस वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे तो ये क्या हो गई, 0। e⁻x कैसा है, पॉजिटिव है, इसलिए ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो फाइनली क्या बचा, f(x) ग्रेटर दैन 0। क्वेश्चन में फंक्शन का क्या चीज़ हुई, 3 चीज़ें हुई हैं। नंबर 1 फाई का नेचर सब लोग पता करेंगे। नंबर 2 ये x के इंटरवल से शुरुआत होगी क्वेश्चन की। तीसरी बात कि जब ये फंक्शन अप्लाई हो जाएगा तो ये वैल्यू हमें क्वेश्चन देगा। इन 3 की बिहाफ पे ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसको नोट करेंगे, फिर एक क्वेश्चन और बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस बार क्वेश्चन ने हमें दे दिया है f'(x - f(x) ग्रेटर दैन 0। तो फिर अब सोचते हैं कि जैसे f'(x) और f(x) इन्वॉल्व हुआ क्वेश्चन में इनइक्वालिटी के साथ, तो मैकेनिज्म यहीं से शुरू होगा जो हमने बताया है, e की पावर ले लिया जाएगा। अब देखेंगे f(x) के साथ है क्या, -1, तो इसलिए क्या, -x से मल्टीप्लाई होगा।
और जैसे माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। और अब d अपॉन dx ये आ जाएगा ग्रेटर देन 0। इसको फंक्शन हम लोग कंसिडर कर लेंगे फाई, तो ये फाई ऑफ x इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स एफ एक्स। और अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि फाई कैसा फंक्शन हो गया है, इंक्रीजिंग। फिर हम x का इंटरवल ले लेंगे, x क्या है, ग्रेटर देन 0। फाई जैसे ही अप्लाई होगा इनइक्वलिटी में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अब फंक्शन में वैल्यू पुट कर दीजिएगी फाई की, तो ये e टू द पावर माइनस एक्स एफ एक्स ई टू द पावर 0 और f ऑफ 0 का वैल्यू क्या है, 0 क्वेश्चन ने दिया है। तो यहाँ से फिर मैं बोल सकता हूँ कि एफ एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0। कब, जब x भी क्या है, ग्रेटर देन 0। ये हो गया, नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे हमको कुछ कंडीशन, कुछ बातें लिखी गई हैं कि f जो है डिफाइन किया गया है 0 से 1 में, और यह 2r एक फंक्शन है और ये फंक्शन में बताया गया ट्वाइस डिफरेंशिएबल है। साथ में f0 f1 का वैल्यू भी क्या बताया गया, 0। उसका देखिए इक्वेशन दे दी गई है 0 से 1 में, और हमसे पूछा जा रहा है कि e की पावर माइनस एक्स एफ एक्स क्या है, मिनिमम है। उसने मिनिमम बताया 0 से 1 पे, किस पे, x इक्वल टू 1/4 पे। ठीक लेंगे x इक्वल टू 1/4 पे। तो हमको ये बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है, और फिर उसके बाद हमको ये भी पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर 0 to 1। तो x का वैल्यू जब 0 से 1 के बीच में है तो एफ एक्स कैसा होगा ये भी बताना है हम लोग को। तो शुरुआत करते हैं इसके। तो अब जो अभी हम लोगों ने नोट्स में पॉइंट देखा है, जहाँ भी एफ एक्स और एफ डैश एक्स की बात आ रही है तो तुरंत हमारे दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए कि ये कहीं ना कहीं जो भी नोट्स का पहला पॉइंट है उससे अटैच है। अब अगर इस पूरे एक आर्टिकल को देखूं मैं, तो मैं इस पूरे स्टेटमेंट को ऐसा लिख सकता था, और जैसे इसको ऐसे लिखा तो मेरे दिमाग में एक बात और आ गई, माइनस साइन कॉमन कर लेता हूं मैं। और अब जरा देखो, फंक्शन उसी का डिफरेंशिएशन आगे, फंक्शन उसी का डिफरेंशिएशन क्या आगे। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या बताया हमने, एफ एक्स से आके जो भी कांस्टेंट लगा उसी से तो सॉल्व करना है। तो e टू द पावर माइनस एक्स, अब e टू द पावर माइनस एक्स से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे ये आ गया। अब यहाँ से अगर इसको हम लोग देखेंगे तो ये क्या है, d अपॉन डी एक्स माइनस एक्स इंटू एफ डैश एक्स है कि नहीं। और इसको जब देखोगे तो क्या है, d अपॉन डी एक्स एफ एक्स, यहाँ से एफ एक्स है, इसको फर्स्ट और सेकंड लेके करोगे तो यही आ जाएगा इक्वल टू क्या, 1। अब यहाँ से मैं d अपॉन डी एक्स को बाहर कर लेता हूँ। तो जब d अपॉन डी एक्स को बाहर करोगे तो अंदर जो हम लोग को मिला वो ये मिला। और अब देखोगे ये सब क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त तरीके से एडजस्ट करके किए जाते हैं क्वेश्चन, ये नहीं कि कुछ भी लिख दिया तो सॉल्व हो जाए। ये देखोगे फिर से डिफरेंशिएशन बन जाएगा, और जब दोबारा ये डिफरेंशिएशन बना e टू द पावर माइनस एक्स एफ एक्स, और अब देखो ये डबल डिफरेंशिएशन हो गया, तो यानी कि सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ ये आ गया। और ऐसे केस में हमने क्या बताया, इसको क्या कंसीडर कर लेते हैं, फाई। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, फाई ऑफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू एफ एक्स। और अब सब लोग अगर ध्यान दें तो
फाई का डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 1 है। एक्चुअल में वो ग्रेटर देन 1 नहीं, उसमें सोचना ये था कि सेकेंड डिफरेंशिएशन किसी का पॉजिटिव है निगेटिव है तो बताया जा सकता है कि नहीं। तो ये सेकेंड डिफरेंशिएशन कैसा है, पॉजिटिव। और जब सेकेंड डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होता है तो वो जो भी चीज़ होती है उसका नाम क्या है, एक तो मिनिमम भी बोल सकते हो, दूसरा इसको ग्राफ वाइज देखना है तो कॉनकेव अप था कि नहीं था। और अब तुम देखो क्वेश्चन की खासियत, जो तुमने फाई निकाला है ना उसी के बारे में तुमसे पूछा जा रहा है। अब और कुछ चीजें इसने कॉनकेव अब बता दिया, तो कॉनकेव अब बताने के मतलब इसका फिगर ऐसे चल रहा होगा। अब क्वेश्चन में कुछ चीजें और हैं, देखो F0 F1 की वैल्यू पता है कि नहीं पता है, तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो जैसे F0 पुट करूँगा तो फाई ऑफ 0 का वैल्यू भी क्या है, और फाई ऑफ 1 देखो, ये क्यों बताया गया जानते हो, ये सिर्फ इसलिए बताया गया क्योंकि ये फिगर से इतना तो पता लग जा रहा था कि ऊपर है, लेकिन ये एक्स एक्सिस के बिलो जाता है कि अबव जाता, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ ऐसा इस तरीके का डाटा डाला गया है। अब जरा सोचो F0 का, ये फाई 0 का वैल्यू 0, F1 का वैल्यू भी क्या, और ग्राफ ऐसा है, तो बताओ कैसा बनना होगा फिगर। भाई यहाँ फाई का ग्राफ कैसा बनना होगा, ये 0 पे 0 और 1 पे भी क्या है 0, और ये कैसा है कॉनकेव अप। तो जब कॉनकेव अप है तो ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा, और ये ग्राफ किसका है, फाई का। और इसी के बारे में हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ये इसी का नाम तो हम लोगों ने फाई रखा है, और उसने कहा है कि हम ये एज्यूम कर ले रहे हैं वो मिनिमम है 1/4 पे, तो ये 1/4 पे मिनिमम है, तो इसका मतलब या जहाँ से मूवमेंट हुआ इसका, ये इस तरीके से नेचर इसका चेंज हुआ, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा। अब हमको बताना इसमें से कौन सा ट्रू है, तो कैसे ट्रू पता करोगे, तो क्वेश्चन के अलग अलग स्पेसिफिक इंटरवल में बारे में सोचा जाएगा। देखो क्वेश्चन में इंटरवल डिफाइन किया गया है, एक 1/4 से 3/4 है, एक 0 से 1/4 है, एक 0 से 1/4। तो सब लोग अगर ध्यान से देखो तो 0 से 1/4 और 1/4 से 1 के बीच में तुम डायरेक्ट एनालिसिस कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। क्या एनालिसिस करोगे, 0 से 1/4, 0 से 1/4 के बीच में ये ग्राफ कैसा हो रहा है, इंक्रीज की डिक्रीज। अब मैं इसलिए क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इंटरवल के बाद f' और fx के बारे में तुमको बताना है, तो ये तभी बता पाओगे जब तुम्हारे पास फाई का क्या रहा होगा, डिफरेंशिएशन। तो जब x का इंटरवल 0 से 1/4 होगा तो फाई डैश x की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0, और फाई तुम्हारे पास है तो इसका डिफरेंशिएशन जब कोई करेगा तो क्या आएगा, e⁻⁻x fx माइनस e⁻⁻, ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और अब यहां पे वैल्यू डाल दोगे, और e⁻x को दूसरी साइड ट्रांसफर कर लोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। तो यानी x का वैल्यू जब 0 से 1/4 है तो f' क्या है, लेस देन fx, आंसर। और अब D कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, x इक्वल टू 0 to 1, तो x का इंटरवल क्या है 0 से 1। पहले तुम लोग इसको अपने आप से सोचो, ऐसा नहीं हम जैसे बता दें, अपने आप से सोचो वो कैसे निकलेगा। थोड़ा मैं रोक दे रहा हूँ इसलिए यहाँ पर। तो यहाँ पर अब ये देखो कौन सा ट्रू है, x इक्वल टू 0 to 1, ये हम लोग को बताना है। 0 से 1 के बाद हमें fx के बारे में बात करनी है। fx छुपा कहाँ है, तो fx जो छुपा हुआ है फाई के अंदर। तो जब x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में, तो फाई वाला पूरा ग्राफ कैसा दिख रहा है, फाई यानी कि फाई का मतलब क्या हो गया, y। तो ये ग्राफ कैसा दिख रहा है, y x एक्सिस के बिलो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है,
तो इसका मतलब y हमेशा कैसा होगा इसका नेगेटिव, तो फाई कैसा हो गया लेस देन 0, और फाई की वैल्यू क्या है और e टू द पावर माइनस एक्स हट जाएगा, यानी एफ एक्स कैसा आ गया लेस देन 0, और जो लेस देन 0 होगा वो कहाँ तक आएगा माइनस इन्फिनिटी तक आएगा। ये इसका आंसर है, नोट कर लेंगे। तो अब ये नोट्स का हम लोग का सेकंड पॉइंट है, 3 पॉइंट है, तो इसमें से सेकंड पॉइंट ये है कि देखो एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दी जाएगी और दूसरा क्या है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में किसी एक टर्म के ऊपर इंटीग्रेशन लगा दिया गया है। अब जरा सब लोग ध्यान से देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन जब सॉल्व होती तभी तो y की वैल्यू आती है, तो इसका मतलब जब तुम्हें y की वैल्यू पता होगी तभी तो इसका इंटीग्रेशन हो पाएगा। तो अब इस पैटर्न के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग ये जानने जा रहे हैं। अब इनको सॉल्व करने के लिए एक बेसिक पॉइंट ये ध्यान रखेंगे, ये क्या है इस y के ऊपर डेफिनेट इंटीग्रेशन इन्वॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो y कैसा फंक्शन रहा होगा क्या रहा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात जरूर पता है कि इसका रिजल्ट हमेशा एक कांस्टेंट नंबर आएगा, तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे लैम्डा। अच्छा, अब जब तुम इसको लैम्डा मानोगे तो तुम्हारे पास दिमाग में एक बात सोचो, क्या हमेशा 2 कांस्टेंट आएंगे। 2 कांस्टेंट कैसे आ गए, तो पहला कांस्टेंट तो ये लैम्डा एक कांस्टेंट बन गया है, और दूसरा क्या कि जब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो दूसरा कांस्टेंट आएगा, तो 2 कांस्टेंट और 2 अननोन मतलब क्या हो गया 2 अननोन हो गए, तो उसमें एक की वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन कंडीशन देगा और दूसरे की ये हमें जो लैम्डा की वैल्यू से निकाली जाएगी। अगर नहीं ये कंडीशन नहीं दी गई है तो फिर इन टर्म ऑफ एक सिंगल कांस्टेंट के टर्म में रिप्रेजेंट रहेगा वो। तो यहाँ पे इसको हमने लैम्डा ले लिया, और जैसे लैम्डा ले लिया एक बात जरा सब लोग ध्यान देंगे, जो लोग नहीं ध्यान देंगे वो क्या कर जाएंगे इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे, इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन समझ लिया कि इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है -1 है और ये q है, उसे सॉल्व करोगे बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर सब लोग ध्यान से देखो तो ये पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वेरिएबल सेपरेबल भी तो दिख रही है। तो जब कभी भी p और q कांस्टेंट नंबर होंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में, p और q क्या होंगे कांस्टेंट नंबर, तो उसका मतलब वो वेरिएबल सेपरेबल है, तो तुम इसको वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में सॉल्व करोगे। और अब इस कांस्टेंट की वैल्यू निकाल देते हैं, तो x 0 है तो y 1 है, तो यहां से हम लोग देख रहे हैं कि c का वैल्यू हम लोग के पास क्या आ गया है 1 प्लस लैम्डा, और अब इस c की वैल्यू को इसमें पुट कर दिया जाएगा, ये यहां पर पुट कर दी जाएगी, और अब हमारा एम क्या है इस लैम्डा की वैल्यू मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो हमने लॉग वाले सारे टर्म्स एक साइड कर लिए, और अब यहां पर हम लोग के पास क्या आ जाएगा y प्लस लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू e टू द पावर x। और ये हो गई इक्वेशन ए। अब लैम्डा की वैल्यू हमें मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू किससे मिलेगी, तो ये इंटीग्रेशन की जिसको हमने एजम्पशन लिया उसकी हेल्प से मिलेगी। कैसे, क्योंकि लैम्डा इक्वल टू क्या है 0 to 1 y dx, ये आ जाएगा लैम्डा ले टर्म्स एक साइड, तो 2 लैम्डा और अब लैम्डा ले टर्म्स को एक साइड कर लेंगे, यहाँ से नॉर्मल ब्रैकेट ओपन कर दिया, इससे ये e-1 का मल्टीप्लाई 1 से हो गया, फिर लैम्डा से कर दिया, इस लैम्डा को इधर ट्रांसफर कर दिया। अब सारे लैम्डा एक साइड हो जाएंगे, तो 2 माइनस, तो फाइनली लैम्डा इक्वल्स टू e-1 अपॉन 3 माइनस e, और इस लैम्डा की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन ए में पुट कर देंगे।
जैसे ए में पुट करेंगे हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। एलसीएम ले लेंगे और अभी क्या हो गया 1/3 माइनस ई कॉमन कर लोगे e टू दी पावर x, ये सिंपल क्या बन जाएगा 2 e टू दी पावर x माइनस ई प्लस 1, ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। नोट कर लेंगे। तो ये सेकंड पॉइंट है इसका। तो नेक्स्ट जो है क्या कहते हैं कि ये नोट्स का हम लोग का थर्ड वाला पॉइंट है। तो नोट्स में थर्ड पॉइंट क्या है कि इस तरीके से कुछ हमें इक्वेशन दे दी जाएंगी, कौन सा न्यूटन लेबनीज फार्मूले के ऊपर बेस्ड। तो अब इसको सॉल्व करने का मैकेनिज्म कोई चेंज नहीं होगा, वही पुराना। ये y ऑफ t लिखने का सिर्फ एक ही मकसद है कि ये बता रहा है अभी y जो है फंक्शन किसका है x का, और यहाँ पे दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दिख रहे हैं, एक फर्स्ट और एक क्या सेकंड। और इंटीग्रेशन में जैसे ही वेरिएबल लिमिट है तो तुरंत एक ही मैकेनिज्म है सिंगल, तो उसी से हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे। तो इसका डिफरेंशिएट कर देंगे d/dx x 0 टू x y ऑफ t dt इक्वल टू d/dx x प्लस 1 0 टू x t y ऑफ t dt, एक फर्स्ट और एक सेकेंड। तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये आ जाएगा। और इधर भी सेम एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। और ऐसी इक्वेशन में हमें निकालना क्या होता है, तो ऐसी इक्वेशन में सीधे हम लोग को सिंपल सी बात है कि हमें f(x) निकालना पड़ता है। कोई f(x) बोले एक बात और, या y ऑफ x बोले, दोनों का मीनिंग क्या है सेम। प्लस 0 टू x t y ऑफ t dt इंटू d/dx x प्लस 1। अब x फार्मूला जो बताया था डायरेक्ट इसमें पुट कर देंगे, कोई इस पर डिस्कशन नहीं। अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन होगा, ये लोअर 0 है, और इधर x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। ये x प्लस 1 अपर लिमिट को t के प्लेस पे, और अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन लोअर लिमिट कांस्टेंट नंबर है, हट जाएगा, और प्लस 0 टू x t y ऑफ t dt, इधर x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। फाइनली इधर क्या बचेगा, अब ये देखो फंक्शन किसका बन गया y ऑफ x, तो ये कहना चाह रहा है फंक्शन जो हो गया किसका हो गया x का, तो इसलिए मैं इसको सिर्फ ऐसे लिख दे रहा हूँ, प्लस 0 टू x। और अब इधर से मैं काम कर रहा हूँ, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, y ऑफ x है, तो इसको मैं सीधे क्या लिखूँगा y लिखूँगा, और इसके ब्रैकेट को ओपन कर देता हूँ, तो ये x स्क्वायर y प्लस एक्स वाई और इंटीग्रेशन 0 टू x t y ऑफ t dt, एक्स वाई से एक्स वाई दोनों साइड क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। और फिर से इंटीग्रेशन में फिर देख रहे हैं लिमिट वेरिएबल है, इसलिए वंस अगेन डिफरेंशिएशन ही होगा, तो d/dx ये y ऑफ x हो जाएगा, अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन लोअर कांस्टेंट है, हट जाएगा, इधर एक फर्स्ट और सेकंड, ये एक्स स्क्वायर dy/dx y और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस x y ऑफ x लोअर लिमिट कांस्टेंट 0 हो जाएगा। अब हम लोग के पास बचेगा क्या, यहाँ x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये सिंपल y, तो ये y एक्स स्क्वायर dy/dx प्लस 2xy, इधर इस x का डिफरेंशिएशन 1, सीधे y ऑफ x मतलब फिर से y लिख दूंगा मैं। और अब देख रहे हैं यहाँ पर x y आपस में ऐड हो जाएंगे,
3xy। अब मैं y वाली टर्म्स को एक साइड कर दूंगा, ये x स्क्वायर dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू y कॉमन हो जाएगा, और अब ये देख रहे हैं कि सिंपल वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन गई है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, dy बाई y इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3x अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, और देन अब इसको इंटीग्रेट कर दिया जाएगा, और इधर ये क्या कर दिया जाएगा, इसको सेपरेट कर दिया जाएगा। 3 कांस्टेंट है, बाहर निकाल देंगे, ये log y, इसका इंटीग्रेशन ये आ जाएगा, और सब कुछ देख रहे हैं मैक्सिमम टर्म log के हैं, इसलिए कांस्टेंट भी मैं log वाला ऐड कर दे रहा हूँ। तो ये log y माइनस 1 बाई एक्स, ये क्या हो जाएगा प्लस log, यहाँ पे देखेंगे क्या, ये c है अपॉन में दिस है, तो कितना हो जाएगा c बाई एक्स क्यूब। अब सारे टर्म log वाले एक साइड कर लिए जाएंगे, और अब log y अपॉन c अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू, तो फाइनली log एक्स क्यूब वाई बाई सी, ये इसका आंसर आ जाएगा, तो इसको नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर हमसे बताया गया है कि ए कंटिन्यूअस फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर सेटिस्फाइंग द इक्वेशन दिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। जैसे ही इंटीग्रेशन में वेरिएबल लिमिट आ गए तो समझ जाएंगे न्यूटन लेबनिज फार्मूला ही हमें यूज करना है। तो देख लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस, और अब इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे, x का डिफरेंशिएशन 1 और इसका मतलब हम लोग dy बाई dx ले लेंगे, और ये 1 प्लस यहाँ पे सीधे आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा fx हो जाएगा, ठीक। और fx का मतलब क्या हो गया y, और अब हम देख रहे हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बन गई, वेरिएबल सेपरेबल। इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ये क्या हो जाएगा log y प्लस 1 इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब इस c की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, तो c की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एट द पॉइंट कुछ वैल्यू दी होनी चाहिए, अगर नहीं है तो हमने सीखा था कुछ सुटेबल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके निकाल सकते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन में देखें, इसकी लोअर लिमिट 0 है और ऊपर क्या लिखा है x, तो मैंने x की जगह 0 रख दिया। तो जैसे 0 रखोगे तो देखो मुझे यहाँ से एट द पॉइंट वैल्यू मिल गई है, यानी जब x 0 है तो y भी क्या है 0। तो हम देख रहे हैं कि c का वैल्यू भी क्या आ गया 0। तो अब मेरे पास क्या आ गया log y प्लस 1 बराबर x, और ये e टू द पावर x, तो y बराबर e टू द पावर x माइनस 1। तो फाइनली ये मैं बोल सकता हूँ कि f(x) का वैल्यू आ गया। अब मुझे लेकिन यहाँ पे क्या है, खाली f(x) नहीं निकालना, मुझे ऑप्शन चेक करना है। तो ऑप्शन में देखो इन सभी में क्या लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड में f ऑफ x प्लस वाई, 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 और राइट हैंड साइड में पूरा रिजल्ट किस में चेंज किया गया, fx और fy। अच्छा, जब मुझे fx पता है तो इससे मैं fy लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, कैसे, x को रिप्लेस कर दूंगा किसे, y से, तो ये मुझे fy मिल गया कि नहीं मिल गया। अच्छा, अब अगर मुझे f ऑफ x प्लस वाई चाहिए तो वो भी मैं लिख सकता हूँ, कैसे, x रिप्लेस हो जाएगा किसे, x प्लस वाई से, तो ये कितना आ गया e टू द पावर माइनस 1। अब लेफ्ट हैंड साइड में तो कोई छिड़कानी नहीं करनी, इसको केवल बदलना होगा किसमें, fx और fy। कैसे बदल सकते हैं, तो हमने देखा कि इसको लिखना चाहे तो e टू द पावर x इंटू e टू द पावर y माइनस 1 लिख सकते थे कि नहीं। और जैसे इसको लिखा तो मैं यहाँ से e की पावर x को क्या लिख सकता हूँ, e की पावर x को fx प्लस 1, और सिमिलरली
ई टू द पावर वाई को क्या लिख सकता हूँ, एफ वाई प्लस वन। तो यहाँ से एफ एक्स प्लस वन और एफ वाई प्लस वन माइनस वन। तो यहाँ से एफ एक्स इंटू एफ वाई प्लस एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस वन और ये माइनस वन कट जाएगा। तो यहाँ से एफ एक्स इंटू एफ वाई और ये एफ एक्स प्लस एफ वाई। तो देख लेते कौन सा ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन आ जाएगा इसका। तो ये था हम लोग का नोट्स में पॉइंट कि थर्ड एले में न्यूटन लेबनीज़ फार्मूले से भी काम होता है। ये कंप्लीट हो गया, इसको नोट करेंगे। तो अब जो यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होंगी वो क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रॉब्लम है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रॉब्लम में क्वेश्चन नंबर 1 ये है, क्या कह रहा है ढंग से सुन लेंगे। द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री इंक्रीजेज एट ए रेट प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स। If the population double in 30 year, find after how many year the population will triple. Given that log 3 by log 2 की वैल्यू ये दी गई है। तो सबसे पहले यहाँ रेट ऑफ चेंज क्या बोला गया है, इंक्रीज हो रहा है एक बात, क्योंकि इंक्रीज होने के साथ डी वाई बाई डी एक्स कैसा रखा जाता था प्लस, अगर डिक्रीज होता था तो डी बाई डी एक्स किस में रखा जाता था माइनस। ये बात हम लोग ध्यान रखेंगे। और रेट प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स, तो हम लोग मान लेते हैं कि नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स जो हैं वो क्या है x। तो रेट ऑफ चेंज इसका क्या बन जाएगा हम लोग के पास, dx अपॉन dt प्रोपोर्शनल टू x। अच्छा, जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो इसमें कांस्टेंट आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सब लोग क्या ध्यान रखेंगे, ध्यान ये रखेंगे इसमें हमेशा डबल कांस्टेंट चलते हैं, एक जो प्रोपोर्शनलिटी को हटाएगा और दूसरा जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनने के बाद सॉल्व होने पर लगेगा, ठीक। और उन दोनों को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन में भाषाएं दी गई हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो ये हमारे पास एक क्या आ गई, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म हो गई। ये t 1 अपॉन के log x प्लस c। अब यहाँ पर देख रहे हैं डबल कांस्टेंट बन चुका है, k और एक क्या c। तो वो कैसे निकलेगा, तो उसके लिए क्वेश्चन की भाषा पे ध्यान रखेंगे। उसने क्या कहा है कि द पॉपुलेशन डबल इन 30 ईयर। देखो कोई चीज़ भी डबल हो या ट्रिपल हो, किसी चीज़ को अगर मुझे काउंट करना है तो इनिशियल पॉइंट पता होना चाहिए कि नहीं। तो मुझे ये मानना पड़ेगा जब इनिशियल जब रहेंगे तो टाइम क्या रहा होगा, 0। और जब टाइम 0 होगा तो कुछ पॉपुलेशन रही होगी। तो मैंने मान लिया पॉपुलेशन उस समय क्या रही होगी, x0। तो इसकी हेल्प से एक कांस्टेंट में रिलेशन देगा वो। यहां से अगर चाहें तो मैं बोल सकता हूं कि c की वैल्यू मुझे मिल चुकी है फ्रॉम फर्स्ट। और अब इस c की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया जाएगा। तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन k log x माइनस, ये क्वेश्चन का असाइनमेंट जो है नीचे लिंक में भी डाल देंगे हम। तो ये k log x अपॉन x0 ये बन जाएगा। अब आगे की बात क्या, एक सिंगल कांस्टेंट रह गया है, ये कैसे एलिमिनेट होगा। तो तुरंत उसने कहा है कि पॉपुलेशन जो है डबल है, कब, 30 साल के बाद। तो यानी कि जब टाइम जो होगा कितना होगा, 30 ईयर, तो x कितना हो जाएगा, डबल। तो इसका मतलब 2x0। तो ये 30 इक्वल टू 1 अपॉन k, ये इक्वेशन हमारे पास सेकेंड बनेगी। ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास k का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 1 अपॉन 30 इंटू लॉग 2। और इसको इक्वेशन सेकेंड में पुट कर दिया जाएगा। तो t इक्वल टू k की वैल्यू log 2 अपॉन 30 इंटू लॉग x अपॉन x0। तो t इक्वल टू 30 अपॉन log 2 इंटू x अपॉन x0। अब उसने क्वेश्चन में पूछा है कितने साल में ये ट्रिपल हो जाएगा। तो मैं मान लेता हूँ कि जब t इक्वल टू t ईयर होगा तो ये ट्रिपल हो गया। तो ट्रिपल होने का मतलब x का वैल्यू 3x0। तो ये t इक्वल टू 30 अपॉन log 2 और ये 3
एक्स नॉट बाई एक्स नॉट, ये कैंसिल हो जाएगा। तो t इक्वल टू 30 इंटू log 3 अपॉन log 2, और log 3 अपॉन log 2 की वैल्यू क्वेश्चन में हमें दे दी है। तो यहाँ पर 30 इंटू 1.5849, इसका मल्टीप्लाई कर लोगे और चाहोगे तो इसको राउंड अप कर दोगे, तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। नोट कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि द टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कूल इन मूविंग एयर इज प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस एंड दैट ऑफ द एयर। और हमें टेम्परेचर ऑफ एयर दे दिया गया 290 केल्विन। तो सबसे पहले टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस, इसको हम लोग मान लेते हैं कैपिटल T, और टाइम क्या मान लेंगे, स्मॉल t। तो इक्वेशन क्या बनेगी, dt अपॉन t प्रोपोर्शनल टू, क्या बोला गया, सब्सटेंस कूल इन मूविंग एयर इज प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस एंड दैट ऑफ एयर। तो टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस हम लोगों ने क्या लिया है, T, और टेम्परेचर एयर का लिया है 290, तो ये आ गया 290। अब जैसे इसको तुम लोगे तो तुरंत एक दिमाग में बात है कि प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा, और मैं एक गलती कर चुका हूँ। क्या गलती कर रहा हूँ, तो तुरंत सब लोग ध्यान करेंगे, सब्सटेंस जो हो रहा है कूल हो रहा है, तो इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है, तो इसलिए आगे कैसा साइन लग जाएगा, माइनस, बस। और उसके बाद फिर यहाँ पे पहले इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। तो यहाँ से जब इक्वेशन बन गई, ये लॉग और साथ में एक लॉग वाला कौन, इसमें जो प्लस सी जोड़ देते हैं, प्लस सी इधर ही जोड़ देते हैं, और माइनस साइन जो लगा हुआ है वो ऐसे लिखा रहेगा। अच्छा, अब जैसे मैंने ये काम किया तो उसके बाद उसने क्वेश्चन ने क्या बोला है, इफ़ द टेम्परेचर ऑफ एयर, तो एयर का टेम्परेचर ये दे दिया गया था, और उसने कहा सब्सटेंस कूल फ्रॉम 370 केल्विन टू 330 केल्विन इन 10 मिनट्स। तो यानी कि 10 मिनट के बाद टेम्परेचर इतना हो जा रहा है, यानी इनिशियल टेम्परेचर इतना रहा है, तो इसका मतलब कि जब टाइम 0 रहा है तो उस केस में टेम्परेचर जो रहा है वो कितना रहा है, 370। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं ये वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो C माइनस लॉग 370 माइनस 290 इक्वल टू दिस, और टाइम 0। तो यहाँ से C इक्वल टू लॉग, ये कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। और ये log 80 आ गया, तो अब C की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट में, फ्रॉम फर्स्ट। तो log 80 माइनस log, ये आ गया, तो यहाँ से log 80 अपॉन t माइनस 290 ये आ जाएगा। अब उसके 10 मिनट के बाद जो टेम्परेचर हो जा रहा है वो 330 हो जा रहा है, इसकी हेल्प से मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी, k की। तो यहाँ से जब टाइम 10 मिनट्स हो गया तो टेम्परेचर 330 हो गया, log 80 अपॉन और अब यहाँ से जो बचेगा वो क्या आ गया, 10K इज इक्वल्स टू log 80 अपॉन 40। तो ये 10K इक्वल टू log 2, यानी कि K का जो वैल्यू हम लोग को मिल चुका है वो 1/10 log 2। अब इस K की वैल्यू, ये इक्वेशन सेकेंड हो गई, इसमें K की वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं फ्रॉम सेकेंड। log 2 अपॉन 10 इंटू टी इक्वल टू log 80 अपॉन टी माइनस 290। फाइनली अब यहाँ से
टी इक्वल टू कितना आ गया 10 अपॉन log 2 इंटू log 80 अपॉन, और अब हमसे क्वेश्चन ने पूछा है कि कितने समय के बाद टेम्परेचर 295 केल्विन होगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि जब t समय होगा तो उस समय टेम्परेचर 295 होगा। तो t इक्वल टू तो ये t इक्वल टू 10 अपॉन log 2 और ये 80 अपॉन कितना रहेगा 5, तो ये 16 आ जाएगा। तो यानी कि फाइनली t इज इक्वल्स टू 10 अपॉन log 2 और 16 का मतलब कितना हो जाएगा 2 टू द पावर 4। इस 4 को आगे कर लेंगे हम लोग, तो 10 इंटू 4 अपॉन log 2 इंटू log 2, ये कैंसिल हो जाएगा, और 40 मिनट, यानी कि 40 मिनट के बाद टेम्परेचर जो है 295 केल्विन हो जाएगा सब्सटेंस का। इसको नोट कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, पहले क्वेश्चन एक बार बता देते हैं। कह रहा है कि फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फ्रॉम ए सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस r एंड हाइट h to empty through a round hole of area a small a at the bottom, यानी कि इस बॉटम में यहाँ पर राउंड होल है जिसका एरिया उसने बता दिया है। फ्लो थ्रू द होल इज अकॉर्डिंग टू द लॉ, और इस होल से जो फ्लो हो रहा है उसका लॉ ये बताया गया है, where v of t and h of t, v of t, h of t are respectively the velocity of flow through the hole and the height of the water level above the hole at the time t, and g is acceleration due to gravity। तो यहाँ पर एक ये इस तरीके से भरा हुआ है, ये और यहाँ से इस राउंड होल से वो खाली हो रहा है। तो हमको ये बताना है कि कितनी देर के बाद वो खाली हो जाएगा। तो यहाँ पर कैसे पता लगेगा, तो इसके लिए इसने यहाँ पे एरिया दिया है बेटा। अब याद करो कि ये कौन सी चीज़ बन रही है, तो हम लोग तुरंत ध्यान करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में एक थ्योरम पढ़ी थी, कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती थी कि a1 v1 इक्वल टू क्या था a2 v2 था, इसी वजह से इसमें एरिया दिया गया है। अगर मैं यहाँ पे हूँ तो यहाँ पर अगर हमने मान लिया सपोज एरिया a1, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे जब देखा जाएगा तो ये सर्किल ही तो दिखेगा, तो पाई आर स्क्वायर, और v1 वेलोसिटी, तो ये वेलोसिटी कैसे होगा, तो इसमें टाइम एलिमेंट हम लोग क्या ले लेंगे, ये कुछ t टाइम के बाद ये कितना बना होगा, थोड़ा छोटा मैं बना रहा हूँ, ये dh खाली हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा, तो यहाँ से v1 कितना हो जाएगा dh अपॉन dt, और यहाँ पर एरिया a2, तो उसने बताया राउंड होल है और यहाँ का वेलोसिटी v है, तो यहाँ पे v के बारे में क्वेश्चन ने बताया कि √2gh। अच्छा, और h बता दिया है कि फंक्शन ऑफ t है। तो कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग यहाँ a1 v1 इक्वल टू a2 v2 होगा, लेकिन a1 v1 तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस साइन लग जाएगा, पाई आर स्क्वायर dh अपॉन dt इक्वल टू a2, ये a हो गया, vk √2gh ऑफ t। तो अब यहाँ से इक्वेशन बना लेते हैं, तो ये कितना रहेगा dt इक्वल टू माइनस पाई आर स्क्वायर, देखो ये dh लिखा है तो मैं h वाला फंक्शन रखूंगा, बाकी सारे ट्रीट होंगे कैसे, एज ए कांस्टेंट।
तो 2g और यहाँ से dh अपॉन रूट h ये आ जाएगा। और अब इस पे फिर यहाँ से लग जाएगी क्या, इसमें क्या लगाओगे, लिमिट। कैसे लिमिट लगाओगे, तो जरा देखो, जब टाइम 0 होगा तो इसमें जो भी भरा है उसकी हाइट क्या होगी, वो फुल होगा कि नहीं होगा। और क्वेश्चन ने बोला है कि कितनी देर के बाद खाली होगा, तो हम मान लेते हैं t टाइम के बाद ये एम्प्टी हो जाएगा, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 0। क्लियर। अब एक नॉर्मल इंटीग्रेशन है, इसको सॉल्व कर देते हैं। तो सॉल्व करो इसको, तो ये सॉल्व करोगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ स्टार्ट होगी क्या, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम। तो ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। तो अब ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम, तो ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम में क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि कंसीडर द कर्व मिरर y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। एक y इज इक्वल्स टू एफ एक्स फंक्शन है, पासिंग थ्रू 8,6, having the property that all light rays coming up from origin after getting reflected from the mirror becomes parallel to the x-axis. Find the equation of curve. कहने का मतलब उसका क्या हुआ है, ये कर्व है, इसी की एक्चुअल में मुझे इक्वेशन निकालनी है। ये क्या है, 8,6 से पास हो रहा है। इसकी इक्वेशन उन्होंने बताई है y इक्वल टू एफ एक्स, और इस कर्व के ऊपर जो है ओरिजिन से रे ऑफ लाइट डाली जा रही है। तो ओरिजिन से जब हम लोगों ने रे ऑफ लाइट डाला तो बिकम्स पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो ये कुछ इस तरीके से आ गई। तो सबसे पहले क्या करना है हम लोग को, देन फिर हम लोग को निकालना है कि भाई इक्वेशन ऑफ कर्व। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ से इक्वेशन डेवलप करनी पड़ेगी। तो इक्वेशन कैसे डेवलप होगी, इसके लिए कुछ बेसिक्स पॉइंट, कि भाई ये एक इंसिडेंट रे है और एक क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से क्या बनाएंगे, एंगल, इक्वल एंगल बनाते थे कि नहीं बनाते थे। तो अगर ये अल्फा है तो ये एंगल भी कितना होगा, अल्फा। ये ओरिजिन है 0,0, ये पॉइंट P, इसका कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x, y है, और ये n है। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ये ऑल्टरनेट एंगल, देखो इधर कौन सा, ये एंगल अल्फा है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, अल्फा, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल। अब इक्वेशन कैसे डेवलप होगी, एंगल इक्वल तो उनके अपोजिट साइड भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि ON इक्वल टू OP। अब OP अगर मुझे लिखना होगा तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, O और P पॉइंट पता है, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। और N कैसे लिखेंगे, तो ये देख रही है नॉर्मल की इक्वेशन है, और नॉर्मल की इक्वेशन का फार्मूला क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन dy/dx x माइनस x1। लेकिन x1 y1 वो पॉइंट होता था जहां से हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो यानी एट द पॉइंट। तो यहाँ पे एट द पॉइंट जो हो रहा है वो स्मॉल x और स्मॉल y है, और ये स्मॉल x स्मॉल y किसमें काम कर रहा है, वेरिएबल। तो इसलिए यहाँ तो ये स्मॉल x स्मॉल y हो गया, लेकिन जो इक्वेशन का वेरिएबल होता है यानी दैट इज ये वाला पॉइंट, इसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे, इसलिए मैं इसको लिख दे रहा हूँ कैपिटल Y, और यहाँ पे क्या लिख दिया, कैपिटल X, और इस वजह से अब यहाँ पे dy दिस। तो ये कैसे इक्वेशन चेंज हुई, बात समझ में आ गई कि नहीं। और अब मुझे n का कोऑर्डिनेट निकालना है। n कहाँ है, ऑन द x एक्सिस, और x एक्सिस पे y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे मैं y 0 पुट कर दूंगा। तो ये इक्वेशन कैसे, माइनस y ये आ जाएगा, और ये जो dy/dx है ये स्मॉल x और स्मॉल y पे है, क्योंकि जिस पॉइंट पे निकालते थे ना, ये पॉइंट क्या है यहाँ पर, x, y। ये ध्यान रखेंगे हम लोग, इस वजह से ये ऐसे लिखा जाएगा। ए स्मॉल x स्मॉल y कहाँ से बन गया, क्योंकि एट द पॉइंट क्या है, x, y, तो इसलिए यहाँ पे पुट होगा। और अब ये वैल्यू कैपिटल X इक्वल टू x प्लस y
डी वाई बाई डी एक्स। तो यानी कि यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या आ गया है, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो अब मैं ओ एन बोल सकता हूँ, डिस्टेंस है इसलिए मॉड में रखा जाएगा, और ओ पी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। तो ये डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट का फॉर्मूला लगेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के मेरे पास दो तरीके हैं। पहला ये, मैं मॉड हटाऊंगा, इधर क्या लगाऊंगा, प्लस माइनस, सुन लेंगे केवल, इधर मॉड है, इधर हटाऊंगा तो इधर क्या आएगा, प्लस माइनस, ये एक्स इधर ट्रांसफर होगा, वाई अपॉन में आ जाएगा। जरा देखेंगे हर जगह डिग्री क्या है, सेम। तो वो कैसी इक्वेशन बन जाएगी, होमोजीनियस, यानी y इक्वल टू वी एक्स पुट करके मैं सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन वो कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी क्योंकि एक बार प्लस के लिए और एक बार क्या, माइनस। तो मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहा हूँ किससे, इंस्पेक्शन से। ये कोई भी फॉर्मेट हमें सॉल्व करने से पहले ध्यान रखना है कि कहीं वो डाटा इंस्पेक्शन से तो नहीं एडजस्ट हो रहा है। ये आ गया। अब मैं मॉड तो हटाना ही पड़ेगा, जो बात हुई थी, और जब मॉड हटेगा तो दूसरी साइड प्लस माइनस आएगा। और अब ये जो x डी एक्स प्लस वाई डी वाई लिखा है, इसको अगर सब लोग ध्यान से सोचेंगे तो ये d ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और अपॉन में रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 2dx। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर का जब डिफरेंशिएशन होगा तो 2x dx और वाई स्क्वायर का होगा तो 2y dy, तो उस 2 को बैलेंस करने के लिए। और अब इक्वेशन में हम लोग क्या कर देंगे, इंटीग्रेट, और d के अंदर जो वेरिएबल बना हुआ है वही वेरिएबल नीचे, तो सिंपल ये x टू द पावर n के जैसा ट्रीट होगा। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल टू द पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस माइनस 2x प्लस c। तो ये 2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस माइनस 2x प्लस c। और इस c की वैल्यू कैसे निकले, इसके लिए हमें क्वेश्चन ने दिया कंडीशन, ये कहाँ से पास हो रहा है, 8,6। तो 8,6 वाला पॉइंट इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो ये 8 टोटल ये 10 आ जाएगा। और अब हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, एक बार प्लस साइन और एक बार क्या, माइनस। तो जब मैंने प्लस साइन लिया तो ये वैल्यू आ गई, तो इस केस में c का वैल्यू कितना आ गया, 4। एक बात ध्यान रखेंगे सब लोग, क्या, c का वैल्यू पुट करते समय ये c किसकी वजह से है, प्लस साइन। तो जब मैं इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो यहाँ प्लस साइन रखूंगा, अगर मैं ये भूल जाऊंगा तो फिर आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी 2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2x प्लस 4, 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस 2 और देन स्क्वायरिंग बोथ द साइड। तो जैसे मैं स्क्वायर करूँगा ये से कैंसिल हो जाएगा, 4 कॉमन हो जाएगा, x प्लस 1। और सिमिलरली अब किसके लिए साथ सॉल्व किया जाएगा, ये निगेटिव। और जब निगेटिव के साथ सॉल्व करेंगे तो -16 प्लस c, तो c का वैल्यू कितना आ जाएगा, 36। और अब इस इक्वेशन में c की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पे 2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, और साइन किसके लिए, निगेटिव के लिए हुआ है तो निगेटिव साइन रखा जाएगा, और प्लस 36। और अब 2 से डिवाइड कर दिया जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 18। और देन अब इसके आगे फिर सब लोग अपने आप सॉल्व कर लेंगे, ये सीधे होल ऑफ स्क्वायर को क्या कर दिया जाएगा, ओपन, जिससे हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा। नोट कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द कर्व y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। एक कर्व दिया गया है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, और उसने बताई ये बात कि एफ एक्स हमेशा कैसा है, पॉजिटिव है, और एफ ऑफ 0 का वैल्यू 0 है।
बाउंडिंग ए कर्वीलिनियर ट्रेपेजॉइड विद द बेस 0 to x, यानी उसका बेस जो दिया गया है क्लोज इंटरवल में 0 to x, वेयर एरिया इज प्रोपोर्शनल टू n+1 पावर ऑफ fx इफ इज नो दैट f ऑफ 1 इक्वल टू 1। और हमें निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, फाइंड द कर्व y इज इक्वल्स टू fx। तो सबसे पहले कर्वीलिनियर ट्रेपेजॉइड अगर बात करेंगे और बेस चूंकि 0 to x दिया गया है तो ये हो गया एक कर्वीलिनियर ट्रेपेजॉइड। कैसे, ये 0 और ये x, ये बेस x हो गया और मुझसे इस एरिया के बारे में बात कर रहा है। तो इसका एरिया क्या है, इंटीग्रेशन से ये जो एरिया है प्रोपोर्शनल है fx टू द पावर n+1। सबसे पहले प्रोपोर्शनलिटी साइन जब मैं हटाऊंगा तो मेरे पास एक कांस्टेंट नंबर आ जाएगा, k मान लेता हूं, और तुरंत अपने दिमाग में एक बात लाऊंगा, क्या इंटीग्रेशन में पावर कैसी है, वेरिएबल, तो मैं तुरंत इसको डिफरेंशिएट करूंगा और जैसे करूंगा तो ये fx हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1, k n+1 इंटू fx होल टू दी पावर n इंटू f'(x), ये बन जाएगा। और अब मैं इसको सही से लिख लेता हूँ, तो यहाँ से जो मेरे पास रिजल्ट आएगा वो क्या बन जाएगा, f'(x) fx होल टू दी पावर n-1 इंटू f'(x) इक्वल टू 1/kn+1। और नॉर्मल अब इसको मैं क्या कर दूंगा, डिफरेंशिएट, मतलब क्या इंटीग्रेट कर दूंगा, जिससे मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, fx का मतलब y और f'(x) का मतलब क्या हो जाएगा, dy/dx। तो यहाँ पे ऐसे देख सकते हो और dx को दूसरी साइड ट्रांसफर हमने कर दिया है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म थी ये सिंपल। तो यहाँ से इसका इंटीग्रेशन y टू दी पावर n अपॉन n इक्वल टू 1/k n+1 x प्लस c, ये आ जाएगा। अच्छा, अब जो कंडीशन दी गई उसकी हेल्प से कांस्टेंट निकालेंगे। हमें कांस्टेंट कौन सा निकालना है, c निकालना और क्या निकालना है, k। तो इसलिए दो कंडीशन दे दी गई, उनकी हेल्प ले लेते हैं। तो जब x 0 है तो y भी क्या है, 0, यहाँ पुट कर देते हैं 0, x क्या है 0, तो फाइनली मैं ये देख रहा हूँ कि c का रिजल्ट भी क्या है 0, तो y टू दी पावर n अपॉन n, और c तो 0 हो गया, तो फाइनली y टू दी पावर n अपॉन n k इंटू n+1 इंटू x, ये इक्वेशन मैंने फर्स्ट बना दी। अब k की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो दूसरा हमें कंडीशन दिया गया है कि जब x 1 है तो y भी क्या है 1, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ, तो ये 1 टू दी पावर n और के वैल्यू किसकी निकालने हैं हम लोग, k की, तो k का वैल्यू n/n+1। अब यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, फ्रॉम फर्स्ट, तो ये n अपॉन, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि y इज इक्वल्स टू x टू दी पावर 1/n। तो यानी कि fx जो मिल गया मुझे x टू दी पावर 1/n आ गया। तो ये था डिफरेंशियल इक्वेशन का एप्लीकेशन। नोट कर लेंगे इस क्वेश्चन को अब।